जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SOL इंग्लिश पे। और आप सभी को पता है कि 20 तारीख को, इसी 20 जनवरी को आपका पॉलिटिकल साइंस थ्योरी का एग्जाम है, रानी सिद्धांतिक परिचय। और उसमें 4 से 5 चैप्टर हैं। मैं आपको इन 20 जो भी आपके दिन बचे हैं उसमें PYQ करा देता हूं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लेंथी चैप्टर होते हैं, तो वो आपको समझ में आने नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से करो, ठीक है। मतलब अगर आप SOL को देखोगे ना, तो वो अपने मेजरली जो भी क्वेश्चन है वो रिपीट ही करवाता है, समझ गए। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, जो भी क्वेश्चन आए आप हर चैप्टर के 2 से 3 या 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ लो। मतलब उस क्वेश्चन को अगर आपने, भाई वो चैप्टर का आपको पता लग जाए कि हाँ ये चैप्टर है और इस चैप्टर का उसने पूछा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। भाई साहब, जो 2 या 1 क्वेश्चन पढ़ा है ना, आंख बंद करके लिख दो, बस लिख दो उसको। 7 से 8 पन्नों में नंबर आपको मिल जाएंगे, पास ही होना है, ठीक। और बहुत बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूं SOL हर साल पूछता है, ऐसा हर साल गारंटेड है, आना है तो आना है। PYQ करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें चैप्टर नंबर आपका 1 है पॉलिटिकल साइंस थ्योरी का, रानी सिद्धांत परिचय में ही। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला आपसे कि रानी सिद्धांत के प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा कीजिए। क्या बोला इसने? जो रानी सिद्धांत है, देखो अब यहां पर हमने दो चीजें पूछी हमसे। एक तो इसने हमसे क्या पूछा है, रानी सिद्धांत की प्रकृति, एक उसका पूछा है क्षेत्र यानी कि एरिया, समझ गए। तो इसने हमसे ये पूछा कि रानी सिद्धांत जो है उसकी प्रकृति, क्षेत्र और एरिया के बारे में हमें बता दो। देखो, सबसे पहले आपको रानी सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए कि राजनीतिक और सिद्धांत इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो, मैं अगर आपसे सिंपल सी एक बात करूं, ध्यान से पहले आप समझ लो चीजों को, फिर आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। देखो, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं तो यहां पर क्या बोल रहा है, हमें समझने की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि जो राजनीति है, क्या है? जो राजनीति। अब अगर आपको राजनीति का मतलब क्लियर है तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। देखो, राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति, यानी कि राज करने की नीति। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी दुनिया में कई देश हैं, समझ गए नहीं समझ गए। अब हर देश के अंदर जो राज करने की नीति है, क्या वो एक जैसी है? तो आप बोलोगे नहीं भाई, हर देश के अंदर राज करने की जो नीति है वो अलग है। जैसे कई देशों में लोकतंत्र है, कई देशों में राजतंत्र, आज भी राजतंत्र है, कई देशों में लोकतंत्र प्लस राजतंत्र है, कई देशों में सैनिक शासन, जैसे अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, समझ गए, है ना। तो आप नॉर्थ कोरिया देख लो, तो कई देशों के अंदर आप देखोगे कि एक मिक्स शासन भी है। जैसे आप ब्रिटेन चले जाओ तो वहां पर आप पाओगे कि वहां पर राजतंत्र भी है, बट वहां पर लोकतंत्र की भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहां पर जो संसद है वो लोकतांत्रिक है, लेकिन वहां का जो प्रेसिडेंट है वो नहीं होता, क्योंकि उसका इलेक्शन नहीं होता। वहां पे आज भी राजा ही होता है, समझ गए। तो आप पाओगे कि कई देशों में शासन की जो व्यवस्था है वो क्या है, हर देश में अलग अलग। अब आपके अनुसार कौन सी व्यवस्था ठीक है, किस व्यवस्था में एक नागरिक अच्छे से अपने अधिकारों का यूज कर पाता है, कौन सा राज्य, राज्य मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम राज्य बोलते हैं, राज्य से हमारा मतलब होता है शासन, कि शासन को कौन चला रहा है, या फिर राज कौन कर रहा है, या फिर हम इससे सरकार को भी डिनोमिनेट करते हैं कि सरकार, इसी को हम बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं? राज्य। और राज्य का मतलब स्टेट भी होता है, लेकिन जब तक आपको ये क्वेश्चन पढ़कर फील ना आए कि वो राज्य का मतलब स्टेट बोल रहा है, जैसे हरियाणा पंजाब हो गया, तब तक आपको हमेशा राज्य क्या मानना है? शासन, राज्य या फिर सरकार को, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में गवर्नमेंट जो है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? राज्य, जिसके पास अपनी पावर होती है। क्या होती है? पावर। तो वैसे ही कई देशों में, आपको समझाया ना, राज करने की जो नीति है वो अलग अलग है, व्यवस्था को ही हम बोलते हैं राजनीति, समझ गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही बताना है कि राजनीति क्या है, कितने प्रकार की होती है, राजनीति से कौन कौन जुड़ा है, नागरिक का एक राजनीति संबंध क्या होता है, राजनीति नागरिक को कैसे इफेक्ट करती है, नागरिक राजनीति को कैसे इफेक्ट करता है, राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा कैसे की जा सकती है, राजनीति से कैसे देश को चलाया जा सकता है, राजनीति से हमारे दुनिया में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, राजनीति के आदर्श क्या है, राजनीति से जुड़े पहलू क्या है, राजनीति किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, राजनीति में क्या क्या चीजें आती हैं, राजनीति बनती किन से है, समझ रहे हो। और इन सब के अलावा राजनीति को लेकर अलग अलग दार्शनिक, दार्शनिक मतलब समझते हो ना, वो व्यक्ति जिसने किसी चीज के बारे में अपना विचार दिया हो। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसने अपना एक विचार दिया राजनीति के बारे में कि देखो राजनीति क्या है, एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम जनता की सेवा कर सकते हैं। अब वो उसके विचार है। कोई कह रहा है राजनीति क्या है, एक जन सेवा करने का माध्यम है। कोई कह रहा है राजनीति क्या है, राजनीति एक सांप की कुंडली, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था। कोई कह रहा है राजनीति क्या है, देश को बेहतर तरीके से समझने का एक व्यवस्था है। तो हर किसी की फिलोसफी, हर किसी का विचार राजनीति को लेकर अलग हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था राजनीति एक सांप की कुंडली है ना, जिसने हमारे को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इससे जूझने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन
नहीं है। तो वैसे ही अलग अलग चीजों के बारे में राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं, यही सब जानना क्या है, राजनीति। और जब हम इसको डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्धांत। क्या बोलते हैं, सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है कि किसी चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना, उसका मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझना कि भाई ये कैसे बना, इसका मतलब क्या है, ये शब्द किस चीज से बना है, समझ रहे हो, इसमें क्या क्या बातें निहित हैं। तो उन सभी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से समझना ये सिद्धांत है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, राजनीति होती क्या है, समझ गए, किन क्षेत्रों से जुड़ी है, तो वही सिद्धांत में आ जाता है कि भाई राजनीति सिद्धांत, समझ गए। तो उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस टॉपिक का नाम था राजनीति सिद्धांत। अब वो क्या पूछा है, उसका परिचय और क्षेत्र। तो भाई राजनीति सिद्धांत का परिचय क्या है कि राजनीति जो है वो एक मंच, एक गवर्नमेंट है भाई, सिंपल मान लो क्या है, गवर्नमेंट। अब आपको एक एज अ नागरिक और एक विद्वान या फिर एक नागरिक के तरीके से सोचना होगा कि मेरे लिए कौन सी राजनीति आदर्श है और अच्छी होगी। तो अब अगर आपको पता होगा कि राजनीति के कितने तरीके होते हैं तो आप उनमें से एक अच्छी राजनीति को चुन पाओगे, नहीं चुन पाओगे। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, देखिए 3 तरह की राजनीतिक व्यवस्था होती है। जैसे कई देशों में राजतंत्र है, क्या है, राजतंत्र। किसी देश में लोकतंत्र है और किसी देश में सैनिक तंत्र है। अब एक व्यवस्था के रूप में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके अनुसार कौन सा राजतंत्र या लोकतंत्र या सैनिक तंत्र, तीनों में से कौन सी राजनीति आपके लिए बेस्ट होगी, जहां पर आपको सारे अधिकार मिले, जहां का शासक आपकी बातें सुनेगा, समझ रहे हो। तो जब आप इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ लोगे, आप समझोगे कि लोकतंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, लोकतंत्र में काम कैसे किया जाता है, सैनिक शासन में क्या होता है, क्या अधिकार मिलते हैं नहीं मिलते, राजतंत्र कैसा होता है, उसमें क्या चलता है क्या नहीं चलता। जब आप इन तीनों चीजों को समझ लोगे तब आपके अंदर एक विचार विकसित होगा कि एक्चुअली में मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। और यही समझ पाना क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। समझ आ रहा है। जैसा आप देख लो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है ना कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में, मतलब वो जो मैंने आपको बताया ना, प्रकृति मतलब उसके टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार की राजनीति होती है, समझ रहे हो। और उसके क्षेत्र मतलब उसका एरिया। भाई मैं आपको पहले बता दूं, ऐसा कोई भी क्षेत्र या एरिया नहीं है जो राजनीति से अछूता हो। हर एक एरिया में, हर एक सेक्टर में, है ना, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक बूढ़ा हो, हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है। और राजनीति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत। मतलब जो भी आपके आसपास आप देखोगे व्यवस्थाएं चल रही है, हॉस्पिटल है, अस्पताल है, सब जगह पर एक राजनीति काम कर रही है, समझ गए, उसकी चर्चा कीजिए। तो हमने कहा राजनीतिक सिद्धांत, देखिए आपका आंसर है यहां से, है ना। तो हमने क्या बोला, राजनीतिक सिद्धांत, राज्य, राज्य मतलब फिर मैंने बताया ना सरकार, और उसकी कार्यकारी सरकार के व्यवस्थित अध्ययन से जुड़ा है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि जो राज्य, राज्य मतलब गवर्नमेंट, और उसके कार्यकारी सरकार। अब देखो जैसे हमारी गवर्नमेंट है, क्या है जो हमारी गवर्नमेंट, जिसे आप सरकार बोलते हो, क्या बोलते हो, सरकार। तो सरकार के कितने अंग है, तो आप बोलोगे भैया सरकार के 3 अंग है। कितने अंग है, 3। एक हो गई संसद, क्या हो गई, संसद। एक हो गई कार्यपालिका, क्या हो गई, कार्यपालिका। एक हो गई न्यायपालिका, क्या हो गई, न्यायपालिका। अब ये जो तीनों इसके अंग हैं, इन अंगों को भी अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत है कि संसद का क्या कार्य है, कार्यपालिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का क्या कार्य है, तीनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, और तीनों के आपस में पावर क्या है, तीनों कैसे बनती हैं, तीनों का कार्य क्या है, तीनों का एरिया क्या है। जैसे देखो न्यायपालिका में न्याय करना। अब जैसे मान लो कोई जज है, अब वो क्या कानून बना सकता है, नहीं बना सकता भाई। जज बने हुए कानून के आधार पर सजा दे सकता है, समझ गए। कार्यपालिका, क्या वो किसी को सजा दे सकती है, नहीं दे सकती। क्यों, क्योंकि भैया उसका काम है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन करवाना, तो वो पालन करवाने का काम करती है। उसका काम ना तो कानून बनाना है, ना ही सजा देना है, वो पालन करवाने का काम करती है। संसद, क्या संसद किसी को सजा दे सकती है, क्या उसे वो पालन कराती है, नहीं ना भाई, क्लियर। तो संसद का काम क्या है, संसद का काम है कानून बनाना। अभी तीनों जो कानून बनाए, यही क्या है इनकी कार्यकारी व्यवस्थित अध्ययन, कि भैया किसकी क्या पावर है। मान लीजिए एज अ नागरिक आपको न्याय चाहिए, क्या चाहिए, न्याय। कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो आप किसके पास जाओगे, भैया आप न्यायपालिका के पास जाओगे। अब अगर न्यायपालिका आपके साथ न्याय नहीं करती है तो यही चीज समझनी है आपको कि कैसे आप राजनीतिक न्यायपालिका को बाध्य कर सकते हो कि वो आपको क्या दे, न्याय। तो इसके लिए आप कहां जाओ, संसद के पास, समझ गए। इसके लिए आप गुहार लगाओ, ठीक, कि न्यायपालिका पर शिकंजा कसे, क्योंकि न्यायपालिका को कौन अपने कंट्रोल में कर सकता है, संसद, महाभियोग के माध्यम से, अगर वो गलत कर रही है तो। कार्यपालिका कौन कंट्रोल कर सकता है, संसद और न्यायपालिका दोनों। तो यही तो व्यवस्था है जो हमें अध्ययन करनी है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, कि कैसे हमारी सरकार, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ गए। तो वही चीज मैंने आपको समझाई। यह राज्य और सरकार से संबंधित विचारों का वर्णन है, ठीक, उनके वास्तविक संदर्भ में राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या
करता है और संस्थाओं का मूल्यांकन करता है। देखो ये कहते हैं ना संस्थानों का, तो ये सब राज्य सिद्धांत। अब देखो न्यायपालिका के अपने 3 अंग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कार्यपालिका के 2 है, स्थायी और अस्थायी। संसद के 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इन सबको समझना, इनकी जिम्मेदारियों को समझना ही क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। समझ गए? और ये सब देश के लिए अपने अपने एरिया में कैसे काम करते हैं वही समझना है हमें। और एक अच्छे राज्य और अच्छे समाज की संभावनाओं की जांच करता है कि एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बनाना है तो कैसे इनकी पावर को बांटना जरूरी है, कैसे इनको काम देना जरूरी है। इसी को बोलते हैं हम लोग राजनीतिक सिद्धांत। व्यवहारवादियों ने संस्थानों को एक प्रक्रिया के रूप में समझने पर ध्यान केंद्रित किया और सत्ता, अधिकार, वैधता, न्याय जैसे विषय राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु बन गए। अब देखो इसमें क्या बोला कि राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु मतलब इसमें हम 3 चीजों को स्टडी करेंगे। जैसे सत्ता, अब सत्ता मैंने अभी आपको समझाया शुरू में ही। सत्ता का मतलब कि जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, किस प्रकार की सत्ता है। अधिकार, क्या आपको अधिकार मिले हैं, नहीं मिले, जैसे आपको हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार मिले हैं, समझ गए। वैधता कि भैया सरकार कैसी होगी, न्याय, आपको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता। इन सभी चीजों को समझना ही क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु समय समय पर बदलती रही। अब देखोगे, अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो आप पाओगे कि देखो जो प्राचीन टाइम था, कैसे टाइम था, प्राचीन टाइम मतलब प्राचीन काल, और जो आज का समय है जिसे आप कहते हो आधुनिक काल, यानी कि 18वीं शताब्दी, 19वीं, 20वीं शताब्दी, जो भी आप कह रहे हो, उसके बाद जो एक नया समय आया आधुनिक काल और प्राचीन समाज। अब आप देखोगे प्राचीन समाज के अंदर जो शासन का अंग था या जो शासन की व्यवस्था थी वो बहुत अलग थी। शासन की व्यवस्था क्या थी प्राचीन टाइम पर, बहुत अलग। और आज के टाइम पर जो शासन है उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा क्या है, अलग है। अगर आपको मैं ध्यान समझाऊं, देखो प्राचीन टाइम पे राजतंत्र चलता था। क्या चलता था, राजतंत्र। वहां पर एक राजा होता था, उसके नीचे उसके मंत्री यानी कि अभिजात वर्ग के लोग होते थे, और उसके नीचे प्रजा होती थी। अब राजा, मंत्री और प्रजा, इन तीनों में एक रिलेशन था कि भाई प्रजा जो है वो टैक्स पे करेगी, मंत्री राजा के आज्ञा का पालन करेंगे, राजा पूरे साम्राज्य की देखरेख करेगा, चलाएगा भाई, है ना। तो ये व्यवस्था कैसी थी भैया, उस समय के अनुसार चलती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं भाई, प्रजा के पास और अधिकार होने चाहिए कि वो राजा को अपने कंट्रोल में कर सके। समझ गए? तो धीरे धीरे अधिकार बना कि भाई राजा को चुना जाने लगा, और यहीं से एक वर्ड आया लोकतंत्र, जो सबसे पहले कहां स्थापित हुआ, ब्रिटेन के अंदर। तो धीरे धीरे ये सिस्टम बदलने लगा और वहां से लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र के अलावा एक व्यवस्था आई जिसमें किसी ताकतवर समूह या सेना समूह ने क्या कर लिया, पूरी राजनीति में कब्जा कर लिया और अपने आप को राजा के पद बिठा लिया, तो वहां सैनिक तंत्र बन गया। तो यही सब चीजें, अब प्रजा को किस वातावरण में, किस व्यवस्था में ज्यादा अधिकार मिलेंगे, यही सब चीजें हमें समझनी है। और आधुनिक टाइम में आप देखोगे कि जो लोकतंत्र है वो ज्यादा फेमस है। पहले टाइम पर राजतंत्र क्या था, फेमस। उससे पहले आप जाओगे जब आदिवासी हुआ करते थे, या फिर आप देखोगे कि कबीले टाइप के लोग हुआ करते थे, तो उनका अपना एक खुद का सिस्टम था, कबीला सिस्टम, जिसमें वो समूह में रहा करते थे। समझ रहे हो? उनका अपना चलाने का एक अंग था, उनका चलाने का अपना एक तरीका था। समझ रहे हो? तो वही चीज अब देखो यहां पे ध्यान से, तो क्या कह रहा है, प्रारंभिक यूनानी चिंतन, क्या बोल रहा है, प्रारंभिक यूनानी चिंतन से लेकर लगभग 18वीं सदी तक राजनीति सिद्धांत का संबंध इस बात से था कि राजनीति क्या होनी चाहिए। अभी देखो क्लियर है ना बात। वो कह रहा है कि शुरुआत मतलब पहले से लेकर आज हम 18वीं शताब्दी तक देखें तो लोग आज भी सोचते हैं कि क्या इससे अच्छी व्यवस्था भी हो सकती है। बिल्कुल भाई, हो सकता है लोकतंत्र से भी आगे चलकर लोगों के माइंड में आए कि नहीं भाई, लोकतंत्र में भी ये कमियां हैं और इन कमियों को दूर करके हमें अब इसको और अच्छे से बनाना चाहिए कि न्यायपालिका के पास अब ये पावर भी हो। जैसे आप देखोगे न्यायपालिका ने बहुत सारी ऐसी पावर भी यूज की है जो शायद संसद को करना चाहिए था, और संसद कभी कभी ऐसे भी काम करती है जो शायद न्यायपालिका हो। तो कभी कभी आप नोटिस करोगे कि समय समय पर, समझ गए नहीं समझ गए, समय समय पर जो सरकारें हैं वो अपने ढंग से काम करती रही हैं। समझ गए? और इस प्रकार इसका स्वरूप राज्य और राज्य संबंधित संस्थाओं के दार्शनिक अनुसंधान से है। और आप नोटिस करोगे कि आज भी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो प्रासंगिक है, और आज भी राजनीतिक सिद्धांत बदलाव आते रहते हैं, व्यवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। तभी तो हमारे संविधान के अंदर जब 1950 में वो लागू किया गया, उस टाइम पर वो कंप्लीट था, बट भविष्य में कंप्लीट हो सकता है नहीं ना, तो उसने एक वर्ड जोड़ा गया संशोधन, कि भाई आप इसे समय समय पर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि आज जो चीजें सही है वो होने वाले समय में सही नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें राजनीति सिद्धांत में ये समझते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके लिए हम व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी पॉलिसियों को सुधार सकते हैं। जैसे आज देखोगे जो सरकारें हैं वो अच्छे से काम करने के लिए क्या करती हैं, वैज्ञानिक चीजों का सहारा लेती हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। समझ गए? अब देखोगे गवर्नमेंट जो है अपनी स्कीम, अपनी पॉलिसी, अपना कोई भी कार्य होता है वो ऑनलाइन कर देती है ना, ऑनलाइन चीजों को कितना यूज कर रही है। तो वही क्वेश्चन पूछता है आपसे कि राजनीति सिद्धांत में आज वैज्ञानिकतावाद का भी बहुत बढ़ावा मिल गया है, क्योंकि आज आप टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी बातें जनता तक पहुंचा देते हो, जैसे मन की बात मोदी जी कर लेते हैं, है ना। तो वो सब चीजें भी आज जुड़ गई हैं।
19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रानी सिद्धांत के अध्ययन का मूल विषय निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सरकार की प्रकृति और संरचना से हो गया। समझ गए कि भैया अगर हम ध्यान से देखें कि जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रानी सिद्धांत का अध्ययन मूल विषय निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सरकार की प्रकृति और संरचना से हो गया। या सरकार जो है उसकी जो प्रकृति है वो चेंज हो गई है। अब सरकार के मुद्दे चेंज हो गए, सरकार जनता तक अपनी बात पहुंचाने में अलग तरीके से यूज होने लगी। अब जनता की आवश्यकताएं बदल चुकी हैं, समझ रहे हो, क्लियर। और 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकतावाद के प्रभाव में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के क्षेत्र में विमर्श में बदलाव आया और नई पीढ़ी के अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकारों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान की एक नई व्यवस्था शुरू कर दी। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राज्य की प्रकृति और सरकार के उद्देश्यों दोनों संबंधित है। समझ गए। जैसे अमेरिका में ये हुआ कि वहां के कुछ वैज्ञानिकवादियों ने है ना कहा कि भाई मौजूदा समय में जो शासन व्यवस्था है या जो राज्य सिद्धांत है वो अप्रासंगिक है, हमें अब इनमें कुछ सुधार करने चाहिए, व्यवस्थाओं में कुछ चेंज करना चाहिए ताकि आने वाले समय में वो चीजें क्या हो जाए, प्रासंगिक हो जाए। मतलब प्रासंगिक मतलब होता है कोई चीज बहुत बेकार है या फिर वो अब उपयोगी नहीं है तो उसे चेंज कर नई तरीके से रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ाया जाए। ठीक, तो सरकारों के उद्देश्य और दोनों संबंधित हो गया। तो इसीलिए उन्होंने कहा ना कि अब हमारे राज्य की जो प्रकृति है हमें उसे चेंज करना होगा। समझ रहे हो, हमें सरकारों को अब अलग तरीके से भी देखना होगा। जैसे सरकार देखोगे अब आप वो बहुत सारे एजेंडों का इस्तेमाल करने लग गई हैं, अब उनके उद्देश्य बदल गए हैं, शासन व्यवस्था में लोग जागरूक होते जा रहे हैं अब। ठीक, और सरकार के उद्देश्य दोनों संबंधित है। वर्तमान में राज्य सिद्धांत का संबंध, अब अगर आप यहाँ पे बताऊं कि भाई राज्य जो सिद्धांत है उसका संबंध किससे, देखो मैंने शुरू में बताया था आपको राज्य सिद्धांत का संबंध किससे। देखो सिंपल सी बात आप समझो कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, क्या है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें आप क्या क्या समझते हो। देखो मैं अगर आपको बताऊं राज्य सिद्धांत के अंदर हम सबसे पहले सरकार पढ़ते हैं यानी गवर्नमेंट पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट के क्या पढ़ते हैं हम तीनों अंग। मैंने आपको शुरू में समझाया क्या पढ़ते हैं उसके तीनों अंग, कि भाई सरकार के तीनों अंग कौन कौन से उनको अध्ययन करते हैं। रानी सिद्धांत के अंदर हम व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिले हैं उन सबको पढ़ते हैं। रानी सिद्धांत के अंदर सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो सरकार की बॉडी हैं वो कैसे काम करती हैं उनको अध्ययन करते हैं। रानी सिद्धांत के अंदर हम एक नागरिक के कर्तव्यों का भी अध्ययन करते हैं कि नागरिक क्या कैसे सरकार को कर्तव्य निभाएगा। रानी सिद्धांत के अंदर हम बेस्ट व्यवस्था को अध्ययन करते हैं कि एक देश को चलाने के लिए बेस्ट व्यवस्था कौन सी होगी, अच्छी सरकार कौन सी होगी। समझ गए। रानी सिद्धांत के अंदर हम राजनीति और उससे जुड़े सारे पहलू, जैसे राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ लेते हैं कि सरकार का क्षेत्र कहां कहां तक है, जैसे सरकार के टाइप्स कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, केंद्र सरकार, स्टेट हो गई, है ना, और उसके बाद अभी एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, आप सभी जानते हो। तो ये सब अपने अपने लेवल पर कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, इनके जो काम करने का तरीका है वो क्या होगा, इनके बीच पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जानी चाहिए। समझ गए। सेंटर को ज्यादा पावर मिले, स्टेट को मिले, ये सब चीजों को पढ़ना ही राजनीतिक सिद्धांत में आता है। समझ गए। देखो राजनीतिक सिद्धांत का संबंध किससे, मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो हमने कहा शासन की संस्थाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, कि भैया जो शासन की संस्थाएं हैं, जैसे लोकतंत्र में आप देखोगे संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी क्या दिक्कतें हैं, हम संसद को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कार्यपालिका को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, न्यायपालिका की कमी क्या है। जैसे आप देखोगे न्यायपालिका हमारे देश में, बहुत बड़ा देश है हमारा भारत, है ना। अब इतने बड़े देश में एकीकृत न्यायपालिका है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट है। अब बताओ केरल का जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट आएगा न्याय मांगने के लिए, नहीं ना। दिल्ली के व्यक्ति के पास तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, क्योंकि उसके नियर बाय है। बट क्या एक केरल का व्यक्ति, क्या एक अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आएगा? नहीं आएगा भाई, वो क्योंकि उसको पागल है वो कि वो इतनी दूर से यहाँ आएगा न्याय मांगने के लिए। ठीक, उसको अप डाउन में बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हम इस व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़ाने, जजों की संख्या बढ़ाने, जैसे आप देखोगे ना हमारे जो जज हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि एक एक जज के ऊपर कईयों मुकदमे सुनने की क्या है, कार्रवाई है। अब भैया एक जज इतने सारे मुकदमे सुन रहा है, किसी मुकदमे को ठीक सुन पाते, किसी को नहीं सुन पाता। तो क्या होना चाहिए, क्या इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो वही सब चीजों को समझना चाहिए। संसद है, अब हमारे जो नेता हैं, अब आप देखोगे नेताओं के लिए क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक, अच्छा नेता कैसा होना चाहिए, संसद में किन मुद्दों को रखा जा रहा है, किन मुद्दों पर सरकार ध्यान दे रही है, किन मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मौजूदा सरकार हमारे मुद्दों पर ध्यान दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, ये भी तो हमें समझना चाहिए ना। और अगर नहीं दे पा रही तो हम कैसे सरकार से अपनी बातें मनवा सकते हैं, अपना उन मुद्दों पर ध्यान दिलवा सकते हैं। जैसे मीडिया है, अब सोशल मीडिया भी हमारे पास एक माध्यम आ चुका है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो इन सब माध्यमों से हम सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हमें कोई समस्या है, उन सब समस्याओं का सोल्यूशन कैसे होगा, यही हमें समझना राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक, शासन के क्या और क्यों, मतलब शासन में क्या चीजें होनी चाहिए और क्यों चीज होनी चाहिए, मैंने आपको समझाया ना। एक अच्छी सरकार कैसी है और क्यों होनी चाहिए,
है ना, सरकार के क्या काम होते हैं, वो सब हमें समझना है। क्या राजनीतिक सिद्धांत, शासन में सम्मिलित समस्त राजनीतिक गतिविधियों को अध्ययन, शासन और बाहरी जगत के बीच के संबंध। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके देश में घटनाएं हो रही हैं, समझ गए नहीं समझ गए, हो सकता है उसका जो परिणाम, मतलब जो आपके देश में घटनाएं हो रही है उसका परिणाम क्या हो सकता है, दूसरी दुनिया पे हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे आप सभी जानते हो कि जो शीत युद्ध था, क्या था, जो शीत युद्ध, उस शीत युद्ध के टाइम पर पूरी दुनिया में एक अलग ही राजनीति चली और पूरी दुनिया के जो अल्प विकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, वो सोवियत संघ और अमेरिका के डर से इकट्ठे होने लगे। तो देखो उन दोनों की लड़ाई की वजह से, शीत युद्ध की वजह से सारे देशों ने में एक बॉन्डिंग आई नहीं आई, जैसे गुट निरपेक्षता ग्रुप बनाया उन्होंने, क्या बनाया, गुट निरपेक्षता बनाया था ग्रुप। तो ये बनाना जरूरी था, नहीं जरूरी था, गुट निरपेक्षता से फायदा क्या हुआ, नहीं हुआ, समझ गए, क्लियर। या फिर हम अपने देश में जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट बाहर क्या पड़ सकता है, जैसे मान लो आपके देश में अमेरिका से कुछ लोग घूमने आ रहे हैं, अब आप उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो, तो क्या वो लोग जाकर वहां बताएंगे, नहीं, तो उससे एक रिलेशन खराब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज है, क्लियर। तो बाहरी दुनिया का हमारी सरकार से, हमारी सरकार का बाहरी दुनिया से क्या संपर्क है, यूएनओ वगैरह से, तो वो भी राजनीतिक सिद्धांत में आता है। राजनीतिक घटनाओं का अनुसंधान करना, अब देखो किसी देश में पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो उसका इफेक्ट किसी और देश पे पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो आपको पता होगा कि 1945 में ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, है ना, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार जीत गई और वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन बने, क्लाइमेट एटली। अब वो व्यक्ति जो था वो भारत की आजादी के पक्ष में था, और जो इससे पहले वहां का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, वो आजादी के पक्ष में नहीं था। अब अगर क्लाइमेट इटली प्रधानमंत्री नहीं बना होता तो शायद हमें आजादी में बहुत दिक्कत आ जाती, समझ रहे हो। लेबर पार्टी जीती और क्लाइमेट इटली प्रधानमंत्री बना तो हमें आजादी में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई, क्योंकि वो आजादी के क्या था, पक्ष में। तो आपने पढ़ा होगा अगले साल उसने क्या भेज दिया, कैबिनेट मिशन। तो देखो हुआ ये घटना कहां पर, ब्रिटेन में, बट इसका प्रभाव हमारे पड़ा नहीं पड़ा, पड़ा ना। तो वही चीज जैसे मैं अभी शुरू में आपको समझाया, तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका प्रभाव कहीं दूसरी दुनिया, मतलब विदेश में, अंतरराष्ट्रीय जगत में पड़ता है, बट उसका परिणाम हमारे अपने देश में देखने को मिलता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे देश में इफेक्ट करती हैं, बट उनका परिणाम पूरी दुनिया को देखने को मिलता है, समझ गए। तो इन्हीं को राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि हमारी सरकारों का दूसरी दुनिया से क्या संपर्क है, ठीक। जैसे राजनीतिक सिद्धांत व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक भाग है जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक विज्ञान शामिल है। राजनीतिक सिद्धांत इस प्रकार यह भी जांच करता है कि राजनीति क्या नहीं है, चाहे वह आर्थिक, नैतिक, भू राजनीतिक, सांस्कृतिक या पारिस्थितिक हो। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आर्थिक चीजें, मतलब आर्थिक सेक्टर में सरकार को कैसा होना चाहिए, नैतिक, भू राजनीतिक, सरकार को ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करना चाहिए, संस्कृति में राजनीति का क्या रोल है, तो इन सब चीजों को भी स्टडी करते हैं। डेविड हेड, अब ये देखो एक व्यक्ति है जिसने राजनीति के बारे में अपना क्या दिया, विचार दिया, किसने दिया, डेविड हेड। क्या हुआ, जैसे अब देखो डेविड हेड है, अब डेविड हेड का कहना क्या था, देखो डेविड हेड का कहना यह था कि राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार राजनीतिक जगत में वास्तव में क्या घटित हो रहा है और इस प्रकार राजनीतिक व्यवहारों की प्रकृति एवं संरचना से, कि राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति और जो संरचना है, अभी क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या सही हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है। जैसे अफगानिस्तान है, अब अफगानिस्तान की जो राजनीति है, वहां की राजनीति में महिलाओं को देखोगे उत्पीड़न किया जा रहा है। तो अब उन चीजों को हमें समझना चाहिए कि पूरी दुनिया को इस मसले पर क्या करना चाहिए, क्या इस पे यूएनओ कोई एक्शन ले रहा है या यूएनओ कोई काम कर रहा है। तो यही समझना है हमें इस पे कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो पूरी दुनिया से कैसे, देखो कहते हैं ना कि राजनीतिक सिद्धांत को भू राजनीतिक और बाजारीकृत प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून, विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में शासन की प्रकृति से जोड़कर देखा जाना चाहिए, कि भैया जो पूरी दुनिया में शासन की प्रकृति चल रही है उससे भी हमें इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या घटित हो रहा है, और किसी देश में जब भी कोई चीज घटित हो रही है वो हमारे देश में इफेक्ट डाली, मैंने आपको पीछे भी समझाया। तो राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु में वास्तव में राजनीति क्या है इस समझ शामिल है कि राजनीति क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है, किसी देश की राजनीति में कौन से तत्व सही होते हैं। और देखो ऐसा भी होता है कि कई देश ऐसे भी हैं जहां तानाशाही है बट वहां पर फिर भी लोगों को राइट्स मिले, बट क्या हमेशा ऐसा रह सकता है, नहीं समझे, तो वो भी चीजें हैं। इसमें राजनीति गैर राजनीतिक जोड़ने के लिए अनेक सामाजिक विज्ञानों की एकीकृत और समन्वित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, डेविड हेड ने इतनी बात कही थी कि राजनीतिक सिद्धांत में एक देश के और अंतरराष्ट्रीय समझ को विकसित करना चाहिए कि एक देश का अंतरराष्ट्रीय दुनिया से क्या संबंध है, उनको देखना चाहिए हमें, ठीक। और भूज राजनीति मतलब जो आपके देश में राजनीति हो रही है उसका अंतरराष्ट्रीय दुनिया पर क्या फर्क पड़ता है, ये भी समझ में आनी चाहिए। अब देखो राजनीति में हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो मैंने कहा ना राजनीति के अंदर, अभी पॉइंट है आपका कि राजनीति के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन, किसका अध्ययन करते हैं, सरकार का। जो मैं आपको शुरू में समझाया कि सरकार क्या होती है, 3 अंगों से मिलकर बनती है, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों से मिलकर क्या बनती है, सरकार। इन तीनों अंगों को समझना, इनके रिलेशन को समझना, इनकी पावर को समझना, इनके कार्य को समझना ही राजनीति है। राज्य का अध्ययन मैंने पढ़ाया था ना, सरकार, राज्य मतलब यहाँ पर कि शासन की व्यवस्था कौन सी अच्छी हो सकती है,
लोकतंत्र अच्छा है किसी देश में, राजतंत्र अच्छा है, समझ गए नहीं समझ गए, या फिर सैनिक शासन अच्छा है। अब देखो, जो समूह चाहता है कि मैं अल्पसंख्यक लोगों पे या फिर बहुसंख्यक चाहता है मैं अल्पसंख्यक दबाव बनाऊं, या ताकतवर समूह चाहता है मैं कमजोर वर्गों पे दबाव बनाऊं, तो उसके लिए वो क्या वेरीफाई करेगा? सैनिक शासन। अब जो चाहता है कि भैया मेरी फैमिली के लोग राज करें या फिर हमारा पूरे इस देश पे दबदबा हो, तो वो राजतंत्र। लेकिन जहां पर जनता या फिर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई सबका मिलीजुली एक सरकार होनी चाहिए, सब लोग सरकार का हिस्सा हो, तो वहां लोकतंत्र। यही तो राज्य का अध्ययन है, पढ़ लेना आप इसको एक बारी, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। और व्यक्ति तथा राज्य के सामने, मैंने कहा ना भाई हम किससे जुड़े हैं? सरकार से, और सरकार किससे जुड़ी है? हमसे। मतलब अगर हमारे देश को चलाना है, सरकार होनी चाहिए, हम सब तो मिलकर सरकार चला नहीं सकते, ठीक। और राज्य यानी कि नागरिकों के लिए राज्य क्या काम करता है, तो ये भी राजनीति के अंदर पढ़ते हैं कि व्यक्ति का और राज्य का आपस में क्या संबंध है। जैसे देखो, हमें क्या मिले? मौलिक अधिकार किसने दिए भाई? सरकार ने। और सरकार ने हमसे क्या लिए? कर्तव्य। क्या लिए? कर्तव्य। जैसे हमारा काम है कि सरकार हमें अधिकार दो, वैसे हमारा काम है कि हम सरकार की कही हुई बातों को माने, उनके बनाए गए कानूनों का पालन करें, सरकार की बातों को अवहेलना ना करें, समझ गए, है ना, जागरूक नागरिक बने और देश में हमेशा तत्पर रहें। और गवर्नमेंट के लिए हम कैसे एक हिस्सा है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है और हम गवर्नमेंट के लिए क्या है, तो यही रिलेशन है राजनीतिक सिद्धांत। इन सब तमाम चीजों को पढ़ना है क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, शक्ति का अध्ययन की पावर किसके पास है? अब भाई मान लो हमारे संविधान के अंदर आपको पता है ना कि जो पावर है उसको बांटा गया है, कि भाई पावर जो है उसको कैसे बांटा गया है, तो आपको पढ़ोगे कि पावर के 3-4 स्टेज बनाए गए। जैसे एक केंद्र सूची जिसमें 100 विषय किसको दे दिए? केंद्र को, कि भाई इन विषयों पे काम केंद्र करेगा। राज्य हो गया, राज्य को विषय दे दिए 61, समझ गए। जैसे संवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं? 52 विषय। अब इनमें कौन कौन सरकारें काम करती है? जैसे राज्य के विषय किसको दिए गए? लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी क्षेत्रीय पार्टियां, मतलब क्षेत्रीय शासन हो गया, जैसे आप पंचायत निगम पार्षद वगैरह हो गए, है ना। मानव व्यवहार का अध्ययन की सरकार में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए? देखो कहते हैं राजनीतिक आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार के राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय माना है। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है उसके पीछे प्रेरणा कार्य करती है, उसका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में होना चाहिए। मनुष्य समाज में रहकर जो भी क्रियाकलाप करता है वह सभी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आनी चाहिए। और आधुनिक विद्वानों के अनुसार मनुष्य भावनाओं का समूह है, उसकी अपनी प्रवृत्तियां और इच्छाएं होती हैं, जिसके आधार पर उसका राजनीतिक व्यवहार बहुत महत्व देता है कि एक देश के अंदर नागरिकों का कर्तव्य क्या हो, वो किस प्रकार के व्यवहार करे कि देश अच्छा हो सके। देखो जैसे मैंने कहा ना, नागरिकों का जागरूक होना बहुत जरूरी है राजनीति के अंदर। अगर वो जागरूक नहीं हो, सरकार तो भाई उनका भर्ता बना देगी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना कि हमारी सरकार के अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, बहुत जरूरी है ना। और नीति निर्माण की प्रक्रिया की कानून कैसे बनता है, सरकार काम कैसे करती है, इन सब तमाम चीजों को पढ़ना है क्या? राजनीतिक सिद्धांत। ठीक, तो आप समझा दोगे कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम सरकार का अध्ययन करते हैं, सरकार के अंगों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम सरकार के पावर का अध्ययन करते हैं कि पावर क्या है। राजनीतिक सिद्धांत में हम सरकार के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं कि सरकार का एरिया क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई। राजनीतिक सिद्धांत में हम जनता के अधिकारों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम जनता कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं कि सरकार का कर्तव्य। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम व्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि किसी देश के लिए अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है और हर कितने प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि भैया किसी देश के लिए, समझ गए नहीं समझ गए, जनता का और उस देश का क्या रिलेशन है, समझ गए नहीं समझ गए। इन सभी चीजों को पढ़ना ही राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र है। और इसी के साथ आप इसको समझा दोगे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स बनाकर, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी इसके आगे के क्वेश्चन बनेंगे पीवाईक्यू में, जैसे जॉन रॉल्स का सिद्धांत आ जाएगा आपका न्याय का स्वतंत्रता वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी बता दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक, जय हिंद।